साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, मोदी सरकार के 11 साल हम सब का झारखंडी जोहार। साथियों, जब देश अपना है तो प्रधानमंत्री भी देश का है, तो प्रधानमंत्री भी अपना है। तो नरेंद्र मोदी भी जितने भाजपा के हैं उतने मीडिया वालों को भी और उतने ही विपक्ष के भी हैं। और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत की एक छवि दुनिया में एक अलग ढंग की बनी है। अब कैसी बनी है, आप नीर छीर विवेक से फैसला कर सकते हैं। लोग करते भी। कई उपलब्धियां हैं। पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर रहा था, देखिए आयुष्मान योजना, आवास योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं। गरीबों को लाभ हुआ और सबसे बड़ा लाभ मैं मानता हूं कि अगर कोई मिनिस्ट्री काम कर रही है सबसे अधिक मोदी सरकार में, तो मैं मानता हूं नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है। सड़कों का जाल बिछ गया। ये ठीक है कि हमने फंड लिए हैं बाहर से, लेकिन काम तो हुआ, सड़कों का जाल तो बिछा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सड़कों पर जिंदगी की रफ्तार कितनी तेज है, इसे देखना है। दरअसल हम लोग भारतीय जो है विकास पथ पर कितना तेजी से भाग पा रहे हैं या नहीं, कि सिर्फ कहने के लिए कि चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, अब बाद में उसका खंडन भी मीडिया वाले कर देते हैं। दोस्तों, अब जब प्रधानमंत्री हमारे हैं तो हम मीडिया के लोग हैं। जब मीडिया के लोग हैं तो ये लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है। जब चौथा पिलर है, इसको थोड़ा बहुत तो मजबूत रहना होगा। हालांकि कुछ की काया जो है थोड़ा डगमगा रही है, हिल रही है, जर्जर स्थिति में है। लेकिन हम लोग जब तक हैं दोस्तों, सवाल तो दागेंगे और सवाल मोदी जी पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप ही तो माई बाप हैं हुजूर। कौन है प्रधानमंत्री? आप हैं देश के। तो सवाल जनता किससे पूछेगी? तो आज हम लोग दरअसल 11 साल के क्या महत्वपूर्ण 11 सवाल हैं उसकी चर्चा करने बैठे हैं। और साथ में नीर छीर विवेक वाले जर्नलिस्ट, हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, 1-2 दिन से लगातार में स्टडी कर रहे थे वो कि 11 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार के। उपलब्धियां तो है ही, सरकार गिनाएगी, सरकार का पीआरडी विभाग है वो गिनाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एनडीए के नेता वो गिनवाएंगे। लेकिन जर्नलिस्ट का काम से उपलब्धियां गिनवाना नहीं है, सवाल पूछना है पत्रकार का काम। तो सवाल जनता के सवाल होने चाहिए। अगर जनता नहीं पूछ रही है तो पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए। क्यों शैलेंद्र जी, क्या क्या सवाल है आपके पास? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है जो इन 11 सालों में लगातार अलग अलग स्तर पे मीडिया ने पूछे भी हैं। हालांकि उसके जवाब मिले, आंशिक रूप से मिले होंगे, लेकिन कोई अस्थायी और ठोस रूप से नहीं मिले हैं। देखिए 2014 में जब भारी बहुमत के साथ, आप कह सकते हैं जो पहली बार था जब गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था और उसमें भी भाजपा ने अकेले अपने दम पे बहुमत के आंकड़े को पार किया था, तो एक बहुत बड़े जनादेश के साथ मोदी प्रधानमंत्री बने थे। और जो सबसे बड़ा एक मुद्दा उस समय था, जो सवाल था, वो था नौकरी का। वो था उस समय 2014 में रोजगार का, बढ़ती महंगाई का, रोजगार का, काला धन की वापसी का। आज ये तमाम मुद्दे गौन हो चुके हैं। तो हमारा कह सकते हैं, यदि आप पिछले 11 सालों का सिलसिलेवार यदि साल के तरीके से आप एनालिसिस करें तो इसमें निश्चित रूप से सबसे पहला सवाल वो पूछा जाना चाहिए जो क्या 2 करोड़ रोजगार जिसका वायदा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो वो इन 11 सालों में भी क्या 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिले? उनके आंकड़े के हिसाब से तो 22 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए थे। लेकिन 22 करोड़ को छोड़िए, हम सिर्फ 2 करोड़ के रोजगार की बात कह रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के इन 11 सालों के कार्यकाल में मिले 2 करोड़ रोजगार? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है वो काला धन की वापसी का। काला धन की वापसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के दूसरे अन्य लोग, जिसमें काफी बहुत बड़ा चर्चित नाम बाबा रामदेव का भी था, उन्होंने कहा था जो काला धन की वापसी होगी प्रधानमंत्री मोदी ने, कई लोग तो काला धन लेकर शैलेंद्र जी विदेश चले गए।
वो तो बात की घटनाक्रम है, लेकिन जब 14 में सरकार आई थी, नहीं, इन्हीं के टेन्योर में ना, मोदी जी के कार में, बिल्कुल। लेकिन जब सरकार आई थी तो उन्होंने वायदा किया था, जब काला धन वापस लेके आएंगे और हर के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। हालांकि बाद में अमित शाह ने जरूर, उन्होंने इस मामले को लेकर मीडिया में ही एक बयान दिया, जो नहीं वो एक चुनावी जुमला था, लेकिन उसके आधार पर आपने तो सत्ता पाई थी जी। तो सवाल तो वो भी बनता है, जो क्या काला धन की वापसी, तो फिर क्या ऐसे फिर चुनावी रैली में तो फिर मोदी जी कई बातें करते हैं, सबको क्या राजनीतिक जुमले मान लिया जाए? निश्चित रूप से शाह साहब भी कहते हैं। बिल्कुल। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था, जो काला धन की वापसी आज तक नहीं हो पाई। ये तक नहीं बताया जा सका, आंकड़ा बताया जा रहा है, जो भारत का कितना धन काले धन के रूप में बाहर है जी। विदेशों में जो काला धन, स्विट्जरलैंड के कहते हैं स्विस बैंकों में कितना काला धन भारत का है जी। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यह है बढ़ती महंगाई का जी। आपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की, जो कैसे 50 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें होंगी, 400-500 रुपये में गैस की कीमतें वो होंगी। इवन यहाँ तक कि उन्होंने तो पिछली बार राजस्थान के चुनाव में भी ऐलान कर दिया था, जो हम 450 रुपये में देंगे, लेकिन आज वो भी उस चुनाव 600 में शायद मिलता है, हाँ, सब्सिडी के साथ निश्चित रूप से। लेकिन वो चुनाव को भी राजस्थान में भी कम से कम उन्होंने जो वायदा किया था वो तक वो नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2022 के चुनाव में कहा था, जो हम एक होली और दिवाली पे एक सिलेंडर मुफ्त देंगे, वो तक नहीं मिल पाया। तो खैर वो दूसरी बात है। कश्मीर में ईद पर महंगाई, हाँ, महंगाई में उन्होंने कहा था जो हम कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, ये चर्चा तक हुई थी। तो महंगाई आज कहाँ है? पिछले 2.5 साल से पेट्रोल की कीमतें 97 रुपए, रांची की बात कर रहे हैं, 97 रुपए 85-86 पैसे पे अटकी हुई है। क्या सरकार बताएगी जो किसके दबाव में ये एक स्थिर हो गई है? जबकि कभी सरकार, इसी सरकार ने यह कहा था जो पेट्रोल की कीमतें अब रोज तय होंगी। रोज सुबह में हम लोग अखबारों में, मीडिया में खबरें आती थी, जो आज पेट्रोल की कीमतें कितना 30 पैसे बढ़ गए, 25 पैसे बढ़ गए, 5 पैसे बढ़ गए, 2 पैसे घट गए, इस तरीके से। तो आखिर अब किन परिस्थितियों में 2.5 साल से पेट्रोल की कीमतें स्थिर है? कौन से खाद्य पदार्थ आज 40 से 45 से 50 रुपए के बीच में आटा की किलो कीमतें हो गई हैं? चावल 60 रुपए से नीचे 1 रुपए, एक भी चावल 60 रुपए से कम नहीं है। तो महंगाई कौन से, किस स्थिति में महंगाई कम हुई? और एक चीज आपने चैलेंज जी, एक चीज आपने ध्यान दिया कि नहीं, कई लोगों ने ध्यान दिया होगा। आप देखिए कि महंगाई बढ़ी, बिस्कुट का पैकेट पहले बड़ा होता था, छोटा हो गया, साबुन की टिकिया बड़ी होती थी, छोटी, हर चीज। ये देखिए, ये एक आप इसको कह सकते हैं जो मार्केट का असर है जी। जो वो कीमतें अब नहीं बढ़ा रहे जी, महंगाई के कारण वो अब कीमतें, जैसे 5 रुपए के बिस्किट जो पहले 50 ग्राम का आता था, वो अब 50 ग्राम के बिस्किट 5 रुपए में अब नहीं मिल रहे, अब वो 30 ग्राम पे आ गए जी जी। यानी वो कीमतें बाजार को बनाए रखने के लिए कंपनियां भी उन्हीं कीमतों में अब कम सामान दे रही है। तो हमारा भी यही कहना है, जो आखिर महंगाई कहाँ कम हुई? तो ये तीसरा महत्वपूर्ण सवाल था, जो महंगाई कम होनी चाहिए, पलायन पर रोक लगनी चाहिए थी, जिसकी बात सरकार ने कही थी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 2016 में देखिए नोटबंदी का ऐलान हुआ था, अचानक रातों रात प्रधानमंत्री मोदी टीवी स्क्रीन पे आते हैं और कहते हैं जो अब से 4 घंटे बाद, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट। 2 मकसद था, आपको याद होगा, एक की काला धन कंट्रोल वापस आ जाएगा और दूसरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उसके अलावा जो ये जो आप कह सकते हैं जो फर्जी नोटों का जो धंधा था जी, वो उस पे रोक लगेगी जी जी। लेकिन आज तक कभी कोई ये आंकड़ा नहीं, सारे पैसे तो रिफंड हो गए थे 99%। निश्चित रूप से आरबीआई के जो मतलब उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए थे उसमें उन्होंने कहा था जो लगभग 99% नोट वापस आ गए। तो फिर काला धन कहाँ गया? तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे निश्चित रूप से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये तो शुरू के कुछ सालों में जो सवाल था, उसके बाद आप कह सकते हैं। और एक और सवाल है, उस दौरान आपको याद होगा अक्सर एटीएम बंद रहता था, हफ्ते हफ्ते के एटीएम खराब रहते थे, उस दौर लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे थे उस दौर में। इसका क्या खेल था? कुछ तो खेल होगा। निश्चित रूप से देखिए, उस समय बहुत बड़ी संख्या में जो निजी बैंक थे, कई प्राइवेट बैंक के अधिकारी तक उसमें गिरफ्तार हो रहे, जो कैसे उन्होंने अपने
कमीशन के आधार पर जो नोटबंदी जिसको अब बाहर किया गया था 500 और 1000 रुपए के नोटों को, उसको उन्होंने इन कैश कराने के लिए कमीशन के रूप में ज्यादा पैसे लिए और फिर उसको उन्होंने एक काले धन के सफेद करने का काम किया था। तो वो एक अलग तरीका, वो सरकार की एक अलग प्रक्रिया थी। लेकिन हमारा यही है कहना, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने का एक मुद्दा बहुत चरम था, यहाँ तक कि अभी पिछले साल झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे की चर्चा काफी हुई। तो आज तक सरकार नहीं बता पाई जो बांग्लादेशी कितने घुसपैठियों को हिंदुस्तान में आने से रोका गया, या कितने लोगों की पहचान हुई बांग्लादेशी घुसपैठियों की और उसको आपने विदेश भेजा, सॉरी दूसरे वापस भेजा बांग्लादेश। चाइना ने कितने घुसपैठ, चाइना ने हमारे यहाँ, हाँ निश्चित रूप से चाइना के सवाल पे आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी इस बात को गिना रहे हैं जो उनके कार्यकाल में 2016 में मतलब कि वो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, फिर बाद में एयर स्ट्राइक होती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा वो करते हैं। लेकिन वो चर्चा ये नहीं कहते हैं जो किन परिस्थितियों में 2020 में चीन ने डोकलाम में कैसे हमारे 20-22 सैनिकों को मार दिया और हमें पता तक नहीं चलता। किस तरह से हमारे मतलब कि कह सकते हैं जो आप सैकड़ों एकड़ या सैकड़ों किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र का जो जमीन है उन्होंने हड़प लिया है, या अरुणाचल प्रदेश में कैसे वो हमारे कॉलोनी बसा ली, कहते हैं कॉलोनी बसा ली और वो बांध बना रहे हैं जी। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार चुप है। अभी आप जैसे आतंकवाद के मुद्दे पर आप कह रहे थे जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, आखिर कहाँ गए वो 4 आतंकी जिन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारे 28 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। ये ठीक है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन सवाल तो है कि वो 4 लोग जो दोषी थे वो कहाँ चले गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? निश्चित रूप से देखिए कई ऐसे सवाल हैं जिस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए आज सरकार जितनी भी उपलब्धियां गिना रही है वो तमाम उपलब्धियां यदि उनके चुनावी घोषणा पत्र को देखा जाए तो उससे मेल नहीं खाती है। आपको उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो आपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए, उसके आधार पर कितने वायदों को आपने देश की जनता के लिए पूरा किया, कितने वायदे अभी आपके बचे हुए हैं, आप उनके आधार पर अपने सरकार के कामकाज का उल्लेख कीजिए। और एक और बात थी शैलेंद्र भाई कि 100 स्मार्ट सिटियां बनेंगी, कई बार बहुत सारी चर्चाएं रही है जिसमें रांची स्मार्ट सिटी की भी चर्चा। कितने स्मार्ट बन गई रांची हमारी? आज तक सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बताना चाहिए कितना स्मार्ट बनाया आपने शहरों को। निश्चित रूप से देखिए दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल यह है जो विदेशी ऋण का मामला। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी तो उस समय भारत के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी ऋण था, लेकिन आज की तारीख में वह लगभग 2.25 लाख करोड़ यानी अब से 5 गुना से भी ज्यादा वो विदेशी ऋण हो गया। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई जवाब इसका सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा यदि आप बात कहें तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल है वह है जो चुनाव से जुड़ा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का। आप जान रहे हैं जो किस समय लोकसभा चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ, जो उन्होंने चुनावी बॉन्ड जारी करवाया था और उसके तहत 88% जो बॉन्ड की राशि थी लगभग 3.5 या 4 हजार करोड़ से ज्यादा राशि वो बीजेपी को मतलब कि आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट से लेकर के बाकी लोगों के जरिए उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदे की राशि मिली थी। हजारों करोड़ की बात कही जाती है, 4000 करोड़। 4000 करोड़ वही बात कह रहे हैं जो इतनी ज्यादा राशि उन्होंने मतलब कि चुनावी चंदे के रूप में ली। आखिर उनके पीछे कौन लोग खड़े, किसको उन्होंने इस चुनावी चंदे के रूप में मदद की सरकार में होते हुए? इसके अलावा देखिए एक गंभीर सवाल तो उठते हैं क्योंकि वो एक नई परिपाटी जन्म ले चुकी है जो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है, जबकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, जो चीफ जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में या इस तरह की चीजों में नहीं है। इससे पहले केजी बालाकृष्णन थे, उनको केरल का राज्यपाल बना दिया गया था। तो एक नई परिपाटी, एक नए तरीके से जो सरकार ने जुडिशियरी को, जैसे आपने कहा था जो हम चौथा स्तंभ है, तो वैसे न्यायपालिका तीसरा स्तंभ बिल्कुल जो इस
लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सरकार के नियमों को या उनके कानूनों की व्याख्या करता है, सरकार के ऊपर लगने वाले आरोपों की सुनवाई करता है, और उसके यदि चीफ जस्टिस को आप राज्यसभा सांसद बना देते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल बना देते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनकी। अच्छा, और एक चीज और देखिए, आपने चुनाव की बात की, तो चुनाव आयोग जो है ऑटोनोमस बॉडी कही जाती कहने को, लेकिन इसी टेन्योर में मोदी जी के दौर में ही ऐसा होता है क्या कि जितने वोटर नहीं है उससे अधिक वोटिंग हो जाए? निश्चित रूप से देखिए, इस बार ये क्या तमाशा है? ये और वो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। ये हुआ है 2024 के इलेक्शन में, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन रहा हो या लोकसभा का हो या लोकसभा का हो, जो कई जगहों पर बहुत सीमित संख्या में या बहुत सीमित टाइम में इतने ज्यादा नंबर्स ऑफ वोटर्स बढ़ गए जो हैरान करने वाले थे। एक मामला तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये उठाया था, जो कैसे उनके यहाँ का इपिक नंबर जो है वो उसी सेम नंबर का इपिक नंबर हरियाणा में भी मौजूद है। इसका जवाब कौन देगा फिर? चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। हाँ? या उन्होंने कहा था जो हाँ ऐसा हो सकता है संभव, लेकिन ये कैसे संभव है? इपिक नंबर, एक ही इपिक नंबर से दो लोग कैसे? फर्जी मतदाता यदि आप उसकी पुष्टि यदि चुनाव आयोग ही कर बैठे तो तब तो फिर इस पे आगे कुछ कहना ही नहीं बनता। इसके अलावा देखिए, जो 2019 के चुनाव की मैं एक गंभीर, जब आपने कही है चुनाव के बारे में, तो उस समय हम लोग चुनाव को कवर कर रहे थे, तो उस समय भी 359 लोकसभा क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया था जिसमें चुनाव में जितने वोट पड़े थे और जितने चुनाव में मतदाता या मतलब कि जो वोटों की काउंटिंग हुई थी उसमें जमीन आसमान का फर्क। ऐसा क्यों हो रहा है? अब कोई कार्रवाई नहीं होती है, चुनाव आयोग चुप रहता है, घेरे में है। विपक्ष करे तो क्या करे, विपक्ष की सुनी नहीं जा रही है। वो इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में भी सरकार गई थी। यही वजह दे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था भी की थी, जो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे। लेकिन सरकार ने उसे भी पलटते हुए एक नया अध्यादेश के जरिए और संसद से एक कानून पारित करवा करके उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा करके और अपने एक वरिष्ठ मंत्री को, जो मंत्रिमंडल का ही व्यक्ति है, उसके वरिष्ठ मंत्री को उस कमेटी में शामिल कर लिया था। तो इसको भी लेकर के काफी हंगामा हुआ, सवाल भी उठे। जब सरकार के पक्ष के ही 2 लोग होंगे तो ऐसे में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के सवाल तो लगातार। अब देखिए, विश्व छवि की बात कीजिए, हम लोग कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है समूची दुनिया में, और जो स्वयंभू ठेकेदार मानता अपने आप को दुनिया का, अमेरिका, वो कहता है कि भाई हमारे इशारे पर सीज फायर हुआ। निश्चित रूप से देखिए, हालिया घटना दर्जनों बार कहते हैं ट्रंप। हालिया घटनाक्रम तो यही है, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष विराम हुआ 3 दिनों के तनाव के बाद, तो उसकी घोषणा सबसे पहले न तो भारत की ओर से होती है, जबकि भारत ने यह कहा, जो पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था और संघर्ष विराम की उन्होंने इच्छा जताई थी, जिसे भारत ने मान लिया। यदि भारत ने मान लिया तो भारत ने ये पहले घोषणा क्यों नहीं की? पहली घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आती है, और सिर्फ उसके बाद पाकिस्तान करता है, तब फिर भारत करता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, अलग अलग मंचों पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 बार ये दावा किया, जो उनके ही दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम हुआ। लेकिन भारत की ओर से एक बार भी ऑफिशियली कोई स्टैंड नहीं बताया जाता, जो अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इस तरह की कोई अब तक कोई एक ऐसा मतलब बयान सामने नहीं आया जिससे ये लगे जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हो रही है। और आप याद कीजिए 70 के दशक की बात, 71 की जंग, जो बांग्लादेश का उदय होता है भारत की मदद से, तब अमेरिकी राष्ट्रपति चेतावनी की मुद्रा में रहते हैं इंदिरा गांधी को। उस वक्त हमारे पास संसाधन भी कम थे, हम गरीब भी थे, और वो बेड़ा तक भेज देता हिंद महासागर में, लेकिन इंदिरा गांधी टस से मस नहीं होती। निश्चित रूप से देखिए, वो दौर एक अलग था, नेतृत्व था। नेतृत्व देखिए, आज भी हमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे भरोसा है, ऐसा नहीं है जो उनके नेतृत्व में कहीं कोई कमी है, भरोसा है, लेकिन स्पष्ट नीति के अभाव में आप कह सकते हैं, या फिर आप जिसको आप अभी भी कहते हैं जो कॉर्पोरेट के दबाव में ये केंद्र सरकार चल रही है, विपक्षी दलों का ये आरोप है, तो निश्चित रूप से उन आरोपों में कहीं ना कहीं हमें सच नजर आता है। जब इस तरह की चीजें यदि सामने आती हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके
देश को लेकर के कोई बातें कही जाती है और आप उसका खंडन तक नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये गंभीर। देखिए, सवाल बहुत है जी। सवालों की लंबी फहरिस्त है। 11 साल में 11 सवालों को समेटना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन ये जरूर है, जो हम मीडिया का काम निश्चित रूप से सरकार को आईना दिखाते हैं, सवालों के माध्यम से जगाए रखना होता है, और उसमें हम लोग ये कितना कर पा रहे हैं वो तो हमारे दर्शक तय करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश जरूर ये रहती है जो सरकार की आईना हम बनते रहे, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते रहे जी। साथियों, हमारी भारतीय परंपरा नारद जी को जो है पहला पत्रकार मानती है, तो हमारा तो काम वही है नारद जी वाला। लेकिन नारद जी को लेकर कई किंवदंतियां भी हैं, हम लोग वो सब नहीं करते, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। ये हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य। और सवाल कई है, एक नहीं है, और उपलब्धियां भी कई। साथियों, ये वीडियो जो आपके हवाले सुपुर्द करता हूं इसलिए कि आप खुद बताएं क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या कमियां रही, और आपके दिमाग में कौन कौन सवाल उठता है, कमेंट्स बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं आप, ताकि अगला वीडियो जो हो और पारदर्शी हो और तस्वीरें हमारे देश की, भारत की साफ सुथरी, उजली उभर कर निकल कर सामने आए। लेकिन साथियों, उससे पहले आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे ज्वाइन बटन है, टक से दबा दें, सहयात्री हो जाएं आप हमारे, अच्छा लगेगा। फेसबुक पर भी आएँ, हिम्मत मिलती है। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम दोनों को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत। चलिए।